डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को मेरा नमस्कार और सेतु के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सेतु नमस्कार। की हाँ जी, सेतु की लिमिटेड वीडियो सीरीज ऑफ लिटरेरी एंड क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस के 20th एपिसोड में आप पहली हिंदी की लेखिका फीचर हो रही हैं। शैलजा जी, आपका हार्दिक स्वागत सेतु मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपने मुझे हिंदी की आपकी इस कड़ी की पहले मतलब श्रृंखला चलेगी उसमें पहले पहले बुलाया, उसके लिए डॉक्टर शैलजा सक्सेना विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी 2023 में विश्व हिंदी सम्मान से सज्जित है और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा 2023 हिंदी गौरव सम्मान से भी सम्मानित है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हैमिल्टन कनाडा से इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। इनकी कई कहानियां और कविताएं भारत में बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं। सारिका, पांचजन्य, शोध दिशा, क्षितिज, गर्भनाल आदि अनेक भारतीय और वैश्विक पत्रिकाओं तथा वेब पत्रिकाओं में इनकी सभी समीक्षाएं, साहित्यिक निबंध, कविताएं, हाइकू और कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। काउंसिलेट ऑफ इंडिया ऑफिस तथा अनेक हिंदी की साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मान, इंडो कैनेडियन आर्ट्स एंड कल्चर इनिशिएटिव द्वारा 2021 वुमेन हीरो अवार्ड, इंडीड कनाडा द्वारा 2018 मिरेकल मॉम अवार्ड, टोरंटो की संस्था डांसिंग डैमसेल्स के माध्यम से प्रोविंशियल सरकार द्वारा वुमेन अचीवर अवार्ड 2018 से ये सम्मानित है। करेंटली स्वतंत्र लेखन करती हैं, कनाडा वासी हैं, हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका, हिंदी साहित्य सभा की आजीवन सदस्या और भूतपूर्व उपाध्यक्षा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सेतु के 20th एपिसोड ऑफ द लिमिटेड वीडियो सीरीज ऑफ लिटरेरी एंड क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस में। हिंदी संवाद की श्रृंखला की आप पहली लेखिका हैं। आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत में कोई कविता या रचना पाठ करना चाहेंगी शैलजा जी? आपने इतना सब परिचय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ। और आपके जो सेतु के दर्शक हैं, जो लोग अंग्रेजी के लेखकों को अब तक सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं, उनके बीच आपने मुझे हिंदी की लेखिका के तौर पर बुलाया और हिंदी में ये कार्यक्रम कर रही हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और बस यही कहूँगी कि एक लंबी यात्रा रही है और उसमें 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि गहन अनुभवों की कथा कह रही हूँ, मेरे दिल ने जो भी कहा कह रही हूँ। मैं अपने बिखरते हुए को मैं अपने बिखरने को पढ़ते हुए अब संवरने को जो कुछ मिला लिख रही हूँ। मैं अपने बिखरने को पढ़ते हुए अब संवरने को जो कुछ मिला लिख रही हूँ। तो बस ये एक लंबी यात्रा जीवन की चल रही है, उसी में लिखना पढ़ना और सब कुछ चल रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत ही दिलचस्प है। साधुवाद। जी जी धन्यवाद। तो चलिए, शुरू में आप अपने जीवन की प्रारंभिक यात्रा के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। शुरू के दिनों के बारे में, बचपन की कुछ स्मृतियां और कुछ जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो अब भी आपके स्मृति पटल पे अंकित रह गए हों। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न रहता है और यादों की गलियों में लौटने का एक सिरा पकड़ाता है और बहुत सारी मीठी यादें मेरे बचपन की उभर हैं। के। और उनमें से यादों को चुनने में कुछ दृश्य उभरते हैं, जैसे कि एक
4 साढ़े 4 साल की लड़की झूले पे बैठी हुई और अपनी दादी के साथ पहाड़े रट रही है। मेरी ओ, दादी को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, अच्छा। तो हम लोग ऋषिकेश में थे उस समय पर हम्म, और गंगा जी ले जाती थी रास्ते भर वो 9 निन्मा और 19 निन्मा ऐसे करके वो हिंदी के पहाड़े रटाती हुई रास्ते में और 4 साढ़े अच्छा। 4 साल में हाँ, हाँ। 20 तक के पहाड़े रटाना और फिर जाके मछलियों को खाना खिलाना हम्म, और पत्ते पर बैठ कर वो आता था बर्फ मलाई बर्फ बेचने वाला, तो उनका ये होता था कि लालच देती थी कि अगर तुम पढ़ोगी दिन में तो मैं तुम्हें बर्फ मलाई खिलाऊंगी और हरे पत्ते पर वो कुछ बर्फ मलाई दे जाता था, उसके लालच में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे दृश्य कुछ उभरते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम लोग दिल्ली में रहते थे, बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई, लेकिन जो मेरा पैतृक परिवार था यानी ताऊ जी ताई जी मेरे वो मथुरा में रहते थे और वहाँ पे वो अच्छा। पढ़ाते थे, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे मेरे ताऊ जी और ताई जी भी। हम्म, तो वहाँ उनके घर में पढ़ने के लिए बहुत सब किताबें। तो दूसरा दृश्य उभरता है कि 8वीं 9वीं कक्षा में थी मैं और प्रेमचंद के मानसरोवर के 8 खंड पढ़ डाले थे, विमल मित्र और शरद चंद्र। और दिल्ली जाने के लिए लौटने के लिए स्टेशन के लिए रिक्शा आ गया और मैं कहीं किसी कोने में बैठी हुई किताब पढ़ रही होती थी तो आवाज़ लगती थी कि शैलजा को ढूँढ के लाओ, बुलाओ और छूट जाएगी और मैं किताब नहीं छोड़ना चाहती थी। और फिर ऐसा होता था कि कोई पापा लाइब्रेरी से बहुत सब किताबें लेकर आते थे क्योंकि पढ़ने में हम्म, मन था। माँ ने माँ मेरी बहुत अ, गुणी थी इस हम्म। संदर्भ में कि वो मास्टर्स थी हिंदी में भी और मास्टर्स थी म्यूज़िक में भी, संगीत में भी उन्होंने मास्टर्स अच्छा, किया हुआ डबल मास्टर्स थी। जी और बांसुरी बजाती थी और अच्छा। छोटे से हमें आवाज़ लगाती थी तो कई बार तुकबंदियों में आवाज़ लगाती थी और मैं उसी तुकबंदी में आवाज़ मतलब अरे उत्तर वाह, थी। ये तो तो बहुत गाना ही फिर बढ़िया गाती आपकी फैमिली बैकग्राउंड है। जी, 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 आर्टिस्टिक। बचपन की हाँ। यही यही यादें हैं ऐसी बहुत सी। राइट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से जी, पेरेंट्स भी आपके सभी आर्टिस्टिक रहे और लिटरेचर से जुड़े रहे। लिखते और नहीं थे लेकिन पढ़ते थे, लिखते अच्छा, नहीं थे, पढ़ते हाँ वही, मतलब थे। जुड़े जी, तो रहे। और अगर नानी और दादी भी पढ़ी हुई हैं और पढ़ा रही हैं तो मतलब ये तो बहुत कुछ बोलता है परिवार के बारे में। तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट रही इस मामले में। जी, अ, बिल्कुल। तो आपका काम तो बहुत ही प्रभावशाली है और आपको कनाडा में मुकम्मल रिकग्निशन भी मिल चुका है और मिलता रहेगा ऑफ कोर्स। तो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से ये बताएं कि आपने अपनी यात्रा किस प्रकार कनाडा में शुरू की और कैसे इस मकाम तक पहुंच पाई। अम, यात्राओं का पड़ाव होता है, लेकिन यात्राएँ प्रारंभ तो बहुत पहले से हो जाती हैं। जैसे आपने बचपन की बात पूछी, तो यात्रा पढ़ने-पढ़ाने की तो वहीं से शुरू हो गई। अ, हम्म। 7वीं कक्षा में मैंने पहली कविता लिखी थी और स्कूल के सामने प्रस्तुत की अच्छा। थी। तो यात्रा तो वहाँ से प्रारंभ हुई और फिर उसके अनेक पड़ाव हुए। विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जहाँ काफ़ी लिखना-पढ़ना हुआ, सुनना-समझना हुआ। फिर दूसरा पड़ाव ये था कि विवाह के बाद मेरा अमेरिका जाना हुआ। 6 वर्ष मैं लगभग अमेरिका में थी, तो वहाँ पे भी अपनी पीएचडी का कार्य कर रही थी। और उसके बाद फिर इंग्लैंड भी 1 साल रहना हुआ, वहाँ साहित्यकारों से मिलना हुआ और फिर उसके बाद मैं कनाडा आई हूँ 2001 में। तो यहाँ जब आए तब बच्चे छोटे थे, दोनों बेटे मेरे, तो उस प्रकार से सक्रिय कैसे होंगी, क्या होंगे, एक प्रश्न था मन में। लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य सभा थी, उनका कार्यक्रम होने वाला था, अखबार में उसकी हम्म। सूचना आई, तो मैंने उस नंबर पे संपर्क किया, बातचीत हुई और फिर अच्छी बात ये रही कि उन्होंने तुरंत ही मुझे सम्मिलित कर लिया, बल्कि पहले ही बिना शक्ल देखे ही संचालक की भूमिका भी दे दी। अरे वाह। और फिर उसके बाद उन लोगों से जुड़ना हुआ, कविताएँ, कहानियाँ इस प्रकार से शुरू हुआ और एक लंबे समय तक साहित्य सभा से जुड़ी हुई थी। फिर ये हम्म, भी लगा कि यहाँ पर हम क्योंकि देखिए आप जानती हैं भारत से आप आई हैं, आप जानती हैं कि प्रायः जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम जाते हैं मंच पे कविता सुनाते हैं,
अपना गीत पढ़ते हैं और चले आते हैं। हम्म। लेकिन हमारे पास आपस में बातचीत करने के लिए, संवाद के लिए कोई ऐसा मंच नहीं होता, स्थान नहीं होता, जहाँ हम ये बात कर सकें कि आपकी कविता में क्या और सुधार हो सकता है या मेरी कविता में क्या आपको सुधार दिखाई देता है। हम्म। उस चीज़ की कमी हमें लगती थी, तो इसके लिए और प्रकाशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पुराने जो हमारे वरिष्ठ लेखक हैं, वो लोग इस बात से संघर्ष कर रहे थे कि किताबें कहाँ जाके छपाई जाएँ, जो कि 1960 में, 65 में, 70 में भारत से आ गए थे। तो हम लोगों ने इन 2 बातों के लिए कि एक ऐसा वातावरण बने जहाँ पे आप सकारात्मक रूप से पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म जहाँ पे आप कर सकें, डिस्कशन कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने हिंदी राइटर्स गिल्ड 2008 में शुरू की और पब्लिकेशन लोकल लेवल पे भी हो सके, स्थानीय स्तर पर, हम्म। उसके लिए भी हमने काम किया। तो ये संस्था इस प्रकार से आई सामने और इसके माध्यम से फिर काम बढ़ते चले गए। लगा कि भारतीय डायस्पोरा को जोड़ने के लिए नाटक बहुत अच्छा एक माध्यम है हम्म। और उसके माध्यम से हम अच्छा हिंदी साहित्य लोगों तक ला सकते हैं। हम्म। और धीरे-धीरे करके हम लोगों ने फिर किताबें यहाँ के लोगों की छापनी शुरू करी। तो करीबन 16-17 पुस्तकें हम लोगों ने यहाँ से छापी। अच्छा। तो यहाँ हिंदी राइटर्स गिल्ड में जैसे आपने कहा सह-संस्थापक तो सुमन कुमार घई जी, जो साहित्यकुंज डॉट नेट के संपादक भी हैं और वो पत्रिका लगभग 20 वर्षों से चल रही है। और श्री विजय विक्रांत जी जो यहाँ के वरिष्ठ हिंदी के कार्यकर्ता हैं, हम 3 लोगों ने ये मिलकर के ये संस्था प्रारंभ की। और हम्म। फिर बस जो कहते हैं कि आपकी इच्छा प्रबल हो, काम करने के लिए आप तैयार हो, तो आपके जैसे लोग बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे साथ साथी जुड़ते गए और आज ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे कार्यकारिणी और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिला कर के हम 14 लोगों की एक बहुत सशक्त टीम है, जो हम लोग विभिन्न कार्यक्रम हर महीने भी करते हैं, बड़े स्तर पे भी करते हैं और फेसबुक से भी करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोग जुड़ते गए, वो जो है मैं अकेला ही चला था। जी, जी, मंज़िलें जाने लोग मगर जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत से पहले अनंत गाथा भीष्म खंड काव्य जो फिलहाल प्रकाशाधीन है आपकी, उसके बारे जी, में कृपया बताएं। मज़े की बात है वो कुछ लंबे समय से ही प्रकाशाधीन रह गई। वो किताब वैसे तो समाप्त हो गई है। भीष्म की ये जो पुस्तक है ये मैंने लगभग 12-13 साल पहले शुरू की थी हम्म। और इसमें बात ये थी कि अम, भीष्म लेटे हुए हैं शरशैया पर और वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा। उनको अपने जीवन के बारे में पलटकर वो क्या देखते हैं, तो उनको क्या समझ में आता है, क्या लगता है? क्या जीवन जैसा जीना चाहते थे, वैसा जी सके क्या? और इस माध्यम से वो करते-करते वो अम, एक-एक पात्र से अपनी बात करते जा रहे हैं, जो-जो उनके जीवन में आए। तो उस संवाद को इस प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि नाट्य तो नहीं कहेंगे, जैसे धर्मवीर भारती जी का कनुप्रिय आदि हैं, जो कि गीति नाट्य जैसे लगते हैं, काव्य नाट्य लगते हैं। ये उस रूपरेखा में ये माने मैंने ये लिखना शुरू किया था और लिखती चली गई मैं। लेकिन इसको समापन के बाद ये लगा कि अभी थोड़ा मैं रुकती हूँ और सोचती हूँ। फिर थोड़ा-सा समय और खिंच गया, तो इन सारे कामों में वो चीज़ जो है वो अभी तक पूरी तरह से बन के अभी पब्लिशर तक नहीं पहुँची है। अच्छा। लोग-बाग हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मतलब मेरे पास हैं, पब्लिशिंग के लिए लोग हैं जो तैयार भी हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से ही अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई, ये कहना चाहिए। तो हम्म। थोड़ा-सा उसमें समय लगा, बीच-बीच में कुछ और काम भी आ गए। अभी डेढ़ 2 साल लग कर के काम किया, साहित्य अकादमी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो हम्म। वो समापन करना था उसका, तो वो फिर आप जानती हैं ना कि अगर लेखन में गैप आ जाए ना, तो फिर हाँ गड़बड़ हाँ। हो जाती है। हम्म। तो ये एक समस्या हो गई उसके साथ। मुझे ध्यान है मैं नरेंद्र कोहली जी से मेरी बातचीत हुई,
इस दौरान लगभग मेरी समाप्ति हुई थी। आप जानती हैं नरेंद्र कोहली जी ने तो कितने राम कथा और महाभारत पे और सब पे कितने सुंदर उन्होंने हाँ अपने हाँ। उपन्यास लिखे। तो मेरा मन था कि मैं उनसे बात करूं इस बारे में, तो मैंने उनसे चर्चा की। बहुत सुंदर उन्होंने पंक्तियां कही, बात कही मुझसे कि अ, अगर तुम्हें ये किताब सोने ना दे हम्म। तो तुम इसे छपा लो और देखो जो भी, और अगर तुम्हें लगता है कि इसके बिना काम करे भी तुम्हारा जीवन चल रहा है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही तो तुम रहने दो। अरे। जो कि ये हॉन्ट वाली जो बात है ना, वो तो हम्म, अभी भीष्म मुझे हॉन्ट कर रहे हैं। और थोड़ा-सा जीवन में अभी मुझे लगता है कि कुछ महीनों के बाद शायद मेरे पास कुछ समय होगा और इसको मैं समाप्त करके हम्म, अ, इसको मैं छपा सकूँगी। तो बस भीष्म जी उस प्रतीक्षा में हैं और मैं भी उस प्रतीक्षा में हूँ कि ये हम्म। काम समाप्त हो सके। बस लेकिन वो कुछ लोगों ने समय पढ़े और आने की बात है। समय जब आएगा तो वो भी काम आपका हो जाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो 2022 में प्रकाशित हुई आपका जो कहानी संग्रह है प्रवासी कथाकार श्रृंखला में लेबनान की एक रात के बारे में जी। अगर आप कुछ बताएं। आप बता रही थी कि बीए ऑनर्स में, बीए में, सब जगह पाठ्यक्रमों में ये कहानी लगी हुई है, कुछ विश्वविद्यालयों में, तो जी। उस पर प्रकाश डालें। अम, ये इस किताब के लिए प्रस्ताव आया मेरे पास श्री तेजेंद्र शर्मा जी का प्रलेख प्रकाशन के माध्यम से। अ, उन्होंने ईमेल किया कि हम लोग एक प्रवासी कथाकार श्रृंखला छापना चाहते हैं जिसमें हर जो भी हम चुने हुए प्रवासी कथाकार होंगे उनकी एक-एक किताब स्वतंत्र किताब हम छापेंगे। अच्छा। तो ये एक बड़ी चीज़ थी क्योंकि कहानी संकलनों में मेरी कहानियाँ जा चुकी हैं हम्म। और मतलब स्वतंत्र रूप से कहानियाँ मेरे पास इतनी थी कि मैं एक किताब छाप सकती, लेकिन कुछ वही काम और ये आप जानती हैं कि संस्था के जो आयोजन के काम होते हैं ना, वो इतने सारे बिल्कुल। हो जाते हैं हर महीने के हम्म। कि उसमें कहीं न कहीं देरी होती चली जा रही थी। तो मुझे लगा कि एक प्रकार से एक अच्छा मेरे लिए विचार है कि मैं इस बहाने से कुछ काम करके अपनी किताब को किताब रूप में कहानियों को ला सकूँगी। तो वो भेजी 13 कहानियाँ इसमें उन्होंने प्रकाशित की हैं अच्छा। और इसकी कहानी पुस्तक की चर्चा हुई, समीक्षाएँ छपी और फिर मुझे किसी ने बताया कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने एक कहानी जिसका नाम मैंने बदल दिया था। माफ़ कीजिएगा 1 सेकंड। हाँ, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। जी, साहित्य औरंगाबाद। औरंगाबाद ना? अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में है। अच्छा, तो वो वहां भी जी, जी, होगा। दिल्ली से। तो दिल्ली में उन्होंने थोड़ी देर और नाम से इस कहानी को पाठ्यक्रम में उन्होंने लिया, अच्छा। जो कि इसका पहले नाम था और जब मैंने श्रृंखला में डाला तो इसे लेबनान की एक रात करके करा। अच्छा। तो वो लेबनान की एक रात के नाम से वो दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का बड़ा विश्वविद्यालय है, अच्छा। वहाँ पर ये कहानी ली गई। और जो पहला मेरा कविता संग्रह था, क्या तुमको भी ऐसा लगा? उसकी शीर्षक कविता आसाम ईटानगर में उन लोगों ने पाठ्यक्रम में ली। तो इस प्रकार से कुछ कहानी मतलब ये कहानी 2 नामों से और एक कविता एक विश्वविद्यालय में लगी हुई है उसमें। जी। नहीं, विश्व में आपने काफी नाम कमा लिया है, और आप आगे ऐसे ही बढ़ती रहें। अब आते हैं आपके नाटकों की तरफ। आपका कल भी मैं जी। नाटक देख रही थी। आधे अधूरे की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत थी। आप नाटकों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती आई हैं, जैसे अंधा युग, अपनी अपनी पसंद, उनकी चिट्ठियां, तुम्हारी अमृता का संक्षिप्त रूप, आई एम स्टिल मी, उधार का सुख आदि नाटकों में आपने काम किया है। तो आप ये बताएं कि आप इस क्षेत्र में, कुछ तो आपने बताई हैं बातें ऑलरेडी, पर पर्टिकुलरली आप बताएं कि कैसे आई, और अब आगे भी आपके कुछ प्लान्स होंगे उस बारे में, तो उन उन पे उनको भी साझा करें।
जी, जी, जी। नाटकों में प्रारंभ से रुचि थी। मास्टर्स में मेरा जो विशेष परि पत्र लेना होता है, पेपर लेना होता है, वो नाटक ही हम्म था। हम्म तो उस समय पर नाटक पढ़ते हुए संस्कृत नाटकों से लेकर और अमेरिकन नाटकों तक और यूरोपियन नाटकों तक की सारी जो एक रंगमंच कैसे बनता है, श्रोता कैसे और इस प्रकार से भरत मुनि से लेकर के, तो वो सब पढ़ाई-लिखाई की थी। हम्म और नाटकों में रुचि इस प्रकार से थी कि बीए में फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी कहानी पर ही एक अपने कक्षा के साथ मिलकर के नाटक किया था और स्कूल से भी भाग लेती थी। आपके यहाँ भी शायद होता होगा, वो युवा संसद करके यूथ पार्लियामेंट वगैरह जो होती थी, हाँ हाँ, उसमें भाग यूथ लेना वो क्लब के तहत सारी होता था। हाँ हाँ। जी, तो वो यूथ पार्लियामेंट से सेलेक्टेड जो लोग होते थे, वो सचमुच में पार्लियामेंट ले जाए जाते थे, दिल्ली में ऐसा होता हम्म था। हम्म तो वो सब चीज़ों में मतलब शुरू से भाग लेती आ रही थी मैं नाटकों में हाँ हाँ। और फिर कॉलेज में भी अवसर मिला मुझे करने के लिए स्टूडेंट्स पुरस्कार के काउंसिल लिए। होते हैं वहाँ जी, इंडिया जी, में। जी, जी। हम्म तो ये सारे काम हो रहे थे और इसी बीच में मतलब ये भी था कि नाटकों में भाग लो तो कितना समय रिहर्सल में चला जाता है। तो घर से ये भी था कि भई पहले पढ़ाई-लिखाई कर लो, तो मन में कहीं एक इच्छा थी। अंधा युग देखने के बाद से मेरे मन में अंधा युग करने की हम्म जीवन में एक ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि किसी प्रकार अंधा युग मंच पे लाया जाए। तो हम्म जब यहाँ हम लोगों की हिंदी राइटर्स गिल्ड का कार्यक्रम हम लोग तय कर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना अंधा युग को हम लाएँ। हम्म आप सोच सकती हैं कि हमारे साधन भी कम, हमारे उस प्रकार से मंजे हुए अभिनेता भी कम और निर्देशिका तो मैं थी जो बिल्कुल ही नहीं मंजी हुई थी। लेकिन इच्छा जब होती है तो रास्ते निकल आते हैं और इस तरीके से बिल्कुल। हमारे नाटकों का प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने अंधा युग पहला किया। उसमें अभिनय भी किया मैंने, गांधारी का और निर्देशन भी था हम्म और वो नाटक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। शुरू में मुझसे सबने कहा था कि धर्मवीर भारती जी की जो अंधा युग की भाषा है उसे बदल दो और मेरे मन में ये इच्छा थी कि इसी भाषा का परिचय हमारे प्रवासी लोगों को होना चाहिए क्योंकि यही हम्म साहित्यिक हाँ, गहराई को लिए हुए सिंप्लिसिटी बिल्कुल रहती है। तो तो बस फिर शुरू हुआ तो अंधा युग के बाद अब आप काम शुरू करें अंधा युग से तो आप नीचे तो जा नहीं सकते। अब जो लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं, एक्सपेक्टेशंस वो इतनी बढ़ बिल्कुल। जाती हैं। हम्म। तो एक कॉमेडी नाटक करने के बाद लोगों ने कहा भई नहीं कुछ और बेहतर तो फिर रश्मि रथी किया अच्छा। दिनकर जी का और बहुत सराहा गया। फिर मित्रों मर्जानी का हम लोगों ने नाट्य संस्करण प्रस्तुत किया। फिर राधे अधूरे, फिर सूरदास जी पर एक नाटक था उनके जीवन वृत्त पे क्योंकि आप जानती हैं तुलसी जी के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मीराबाई के बारे में, लेकिन सूरदास जी के जीवन के बारे में लोग कम हम्म। जानते हैं। तो उस उनका जीवन वृत्त लिखा था मैंने, प्रयोग किए कुछ उसका निर्देशन में अच्छा। भी और जनाबाई महाराष्ट्र की हाँ हाँ। आप समझ लें कि कबीर से भी पहले की वो जो थी तो उनके जीवन पे एक नाटक लिखा और उस पर प्रयोग किया। तो वो नाटक किए, फिर उसके बाद आधे-अधूरे से हम लोगों ने हमें एक बहुत अच्छे डायरेक्टर निर्देशक यहाँ मिले अच्छा। प्रकाश ताते जी। तो अच्छा। उनके सहयोग से फिर आधे-अधूरे किया गया और हम्म उसके बाद तो उधार का सुख जो आपको मैंने बताया था, 3 घंटे हम्म का जो नाटक था वो हम्म। अनुवाद है मराठी लेखक हैं अभिराम भटकमकर जी का, सुखांशी भाड़ंती आही उनका नाटक था। अच्छा। उसका हिंदी अनुवाद करके उसको प्रस्तुत किया। दूसरी दुनिया एक छोटा-सा नाटक था और अभी आपने शरदोत्सव में हमारे कुछ हिस्से देखे और हाँ हाँ। यशोधरा पे गद्य नाटिका देखी। जी, बहुत खूबसूरत था, बहुत जी। मार्मिक। हाँ जी, आप तो मंजी हुई कलाकार हैं और मल्टी फेसेटेड निर्देशिका भी और एक्ट्रेस भी। आप विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी 2023 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। तो वहाँ हिंदी की क्या स्थिति है, अगर आप उस बारे में कुछ बता पाएं। ये मेरा सौभाग्य था संगीता जी कि मुझे ये पुरस्कार मिला और इस बहाने मुझे फिजी जाने का अवसर मिला। हम्म पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सच कहूँ तो ये एक अच्छी बात थी लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मुझे ये लग रही थी कि फिजी जाया जाए।
एक मजे की बात आपको बताऊं कि साहित्यकुंज.net में मैंने कुछ विशेषांकों का हम्म, संपादन किया है। तो अच्छा। ये तो इस साल मैं गई पीजी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मैंने पीजी में हिंदी भाषा करके एक विशेषांक निकाला था। अच्छा। मुझे तब नहीं पता था कि मुझे कभी फिजी जाने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन फिजी, हम्म। मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, यहाँ पे जो हमारे गिरमिटिया भाई बंधु गए, उनका जो जीवन था, उनका जो साहित्य था, उनका संघर्ष था, वो मुझे बहुत खींचता रहा। अ, बहुत तड़प सी होती रही मन में, और उसी के चलते फिजी पर एक केंद्रित करके मैंने सोचा कि विशेषांक निकाला जाए कोरोना के समय पे। तो फिजी के बहुत सारे लेखकों से मेरी बातचीत हुई, और मुझे पता चला फिजी वहाँ पर हिंदी फिजी में हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में है। दुनिया में कोई और दूसरा देश नहीं है जहाँ पे हिंदी को आधिकारिक भाषा भाषा कहा गया हो, लेकिन फिजी में हिंदी हाँ। की स्थिति इतनी सुदृढ़ है। और वहाँ पे फिजी हिंदी भी कहते हैं इसको, क्योंकि फिजी जो लोग गए वो अवध से गए, मतलब उत्तर प्रदेश से गए, बिहार से गए। हम्म। अब उत्तर प्रदेश में गोंडा, अवध, लखनऊ, उसके हम्म, आसपास के लोग थे। तो जो पुरबिया भाषा जिसे कहते हैं, वो मिली-जुली उसमें उनकी अच्छा। हिंदी में बहुत है, और बहुत मीठी है। और 3 दिन का वो सम्मेलन था, उसके बाद भी मैं 3 दिन रुकी रही, और वहाँ की जो राजधानी है सूबा, वहाँ जाने का अवसर मिला मुझे, और वहाँ पे कॉन्सुलेट और वहाँ के लोगों से भी मिलना-जुलना हुआ। और दूसरी जगह पे भी मैं गई, और लोकोतो करके दूसरा है, वहाँ पे उनके पीजी नेशनल यूनिवर्सिटी में मुझे बोलने का अवसर मिला, और वहाँ पे रहने का भी एक-एक दिन, दोनों जगह 2-2 दिन रही मैं। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे और हिंदी प्रेमी, साहित्य प्रेमी लोग हैं, सीधे हम्म। सरल से, और आपस में भारतीय लोग हिंदी में, फिजी हिंदी में ही बात करते हैं, और आपको लगेगा कि आप किसी उत्तर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र में इस हम्म। कैसे एक गाँव में पहुँच गए, जहाँ पे सीधे सरल लोग हैं, हम्म। ईश्वर में विश्वास करने वाले, आपस में प्रेम रखने वाले, और अपनी बात को उसी सहजता से कहने वाले। उनमें कोई, उनकी कविताओं में कोई बनावट नहीं है, लाग-लपेट नहीं है। और हाँ। ये बात आप फिजी विशेषांक अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो साहित्यकुंज.net पे जाके फिजी का हिंदी साहित्य विशेषांक पढ़ सकते हैं। और उसमें हिंदी मतलब भारत से भी कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जो हिंदी से, फिजी की हिंदी से जुड़े रहे हैं, यात्रा से जुड़े रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छा अवसर मिला, और जानने का भी अवसर मिला, सीखने का। हम्म। हाँ, उनके बारे में यही बोला जाता है कि बहुत ही मिलनसार लोग हैं, जी, बहुत जी। वार्म। और किसी भी दूसरे देश में जाएं, हिंदी बोली जा रही हो तो जो हमारी मातृभाषा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सुन के। जी, जी, और सुंदर देश है। हम्म। जीवन भी सरल, सुंदर-सा, घर में ही खेती-बाड़ी भी हो रही है पीछे। मुझे उनकी सुंदर एक बहुत अच्छी बात जो ये लगी कि हम्म। वो अपने पुरखों का बहुत सम्मान करते हैं, पुरखों की अच्छा। मिट्टी का बहुत सम्मान करते हैं। मैं एक जो फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सुभाषिनी लता, उनके साथ में मेरा एक रात रुकना हुआ, 2 दिन मैं उनके घर पे थी। तो उन वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देवी का थान, थान माने स्थान, घर अच्छा। में बाहर पे था, और झंडे लगे हुए थे। तो अगर कोई देवी को मानता है तो उसका एक लंबा झंडा, कोई हनुमान जी को मानता है तो वो उस तरीके का झंडा घरों में लगे हुए थे, जिससे हम्म। दूर से पता चलता था कि ये किसका अच्छा। घर है। और उन्होंने बताया कि क्योंकि वो शहर में आ गए, लोकुटा में आ गए, लौटुका में, सॉरी मैं गलत बोली, लौटुका में आ गए, तो हम्म। उन्होंने बताया कि जो गाँव में उनका पुरखों का घर था, और वो 5वीं पीढ़ी थी। ये अच्छा। देखिए, 5वीं पीढ़ी शुद्ध हिंदी में बातचीत, वैसे शुद्ध हिंदी माने जो अपनी उनकी पूरबिया हम्म। फिजी जो है। हम्म। तो वो क्योंकि वहाँ से आ गए, तो उन्होंने अपने पुरखों के घर की मिट्टी गमले में भर के वो लोग लेकर आए, और उसको उन्होंने देवी के स्थान पे स्थापित किया, और वहाँ हर शाम को वो दिया जलाते हैं। और त्योहार के दिनों में तो वहीं पे पूजा-पाठ बड़ी होती है, लेकिन हम्म। हर दिन शाम को वो पुरखों की मिट्टी के लिए, तो बोले थे कि जहाँ पे भी अगर हम जाते हैं तो अपने पुरखों के घर की मिट्टी ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। अरे वाह। हम्म। हम और आप कहाँ मिट्टी ला पाए ना अपने देश की,
कहाँ हम लोग बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके से लेकर सके। तो उनका ये भाव देख करके सचमुच में मन गदगद सा हो गया, विह्वल भी हुआ, अपने ऊपर भी दुख हुआ कि हम लोगों ने इस प्रकार की परंपरा को क्यों नहीं चलाया या निभाया जो वो कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उनका रिस्पेक्ट है, मतलब अपने जी। पूर्वजों के लिए। बहुत बढ़िया। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा 2023 में हिंदी गौरव सम्मान से आप नवाजी गई। कनाडा में भी जो हिंदी का काम हो रहा है उस बारे में अगर आप हमें कुछ अवगत करवाएं। हिंदी के बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य सभा ने कार्यक्रम करने शुरू किए थे। फिर उनकी एक हम लोगों ने उस समय पे 2008 की बात नहीं, उससे पहले की बात है, बल्कि 2005 की बात है कि काव्योत्पल करके एक पुस्तक भी निकाली थी, अच्छा। कविताओं की संकलन की। उसमें करीबन 40 लेखक थे, प्रकाशित हुए थे। उसका संपादन में यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लेखिका हैं, अचला दीप्ति कुमार जी, डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव और मैं उसके संपादक थे, हम तीनों जने। इसके साथ ही काव्य हिंदी का परिषद जो है, जिससे हिंदी चेतना पत्रिका निकलती है, श्याम त्रिपाठी जी उस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। लगभग 25 वर्ष से भी अधिक हो गया समय। तो वो उसका लगातार उसका संपादन चल रहा है, त्रैमासिक पत्रिका। यहाँ पर तो डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव हैं, श्याम त्रिपाठी जी हैं और भी बहुत से लोगों के साथ-साथ जो प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी, उनका नाम बहुत ही सम्मान से हम लेते हैं। सत्यनारायण मोटूरी पुरस्कार, पहला जो सत्यनारायण मोटूरी पुरस्कार था, भारत सरकार ने उन्हें दिया प्रवासी लेखकों के में अग्रगण्य नाम है उनका। अ, दुर्भाग्य से अब वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिनिडाद में अपना बड़ा आश्रम बनाकर हिंदी का प्रमोशन किया। अमेरिका में वो सांस्कृतिक दूत थे भारत सरकार के, और फिर जब यहाँ कनाडा में भी वो रहे, तो उन्होंने लेखकों को जोड़ने का काम बहुत किया। अच्छा। तो सब लोग अपना लिख पढ़ जो रहे थे उसको उन्होंने बहुत प्यार से कहते सहेज के उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने 9 महाकाव्य लिखे। तो अरे वो बड़े महाकवि हम कह सकते हैं प्रोफेसर हरिशंकर आदेश। और देखिए कविता लिखना, लोगों को जोड़ना और एक अच्छा व्यक्ति होना, ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। हम और इन तीनों का समावेश उनमें था। तो ये हमारी पूर्व पीठिका हम कह सकते हैं। और हिंदी साहित्य सभा में 12 परिवारों ने मिलकर के ये काम शुरू किया था। आशा बर्मन जी हैं, दीप्ति अचला कुमार जी, विजय विक्रांत जी, प्रमिला भार्गव, ये सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग और जुड़े हुए थे और एक अच्छी कविताएँ सुनाते थे। यहाँ यहाँ पे एक प्रोफ़ेसर द्विवेदी भी थे, ओपी द्विवेदी। प्रोफेसर बेदी। द्विवेदी, हाँ जी। हम्म। और उनके वो बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पर हैं, वो श्रीनाथ द्विवेदी जी, डॉक्टर श्रीनाथ द्विवेदी, वो वहाँ पर हिंदी का काम कर रहे हैं। हम्म। और ऑटवा में हिंदी मंच है, वो चलता है, हम लोग अच्छा। उनके साथ सहयोग करते रहे हैं हम्म। और अभी भी हिंदी दिवस पे कुछ लोग जा रहे हैं। हम्म। तो हिंदी के काम कनाडा भर में अलग-अलग रूप में चल रहे हैं। जैसे सस्कैचुअन है, वहाँ पे भी हिंदी की एक संस्था है, लेकिन जहाँ पे जितने ही भारतीय हैं, उसके हिसाब से चलता है। टोरंटो में कुछ लोगों ने और अपनी अन्य संस्थाएँ खोली। आप जानती हैं कि कुछ डिस्टेंसेस भी बहुत होते हैं ना, यहाँ से एक जगह से गए दूसरे बिल्कुल। हर जगह पहुँच नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा होती है, विचार भी आते हैं, तो नई संस्थाएँ भी बनती हैं, जो कि अच्छी हम्म। बात है, हिंदी का काम सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 5 संस्थाएँ टोरंटो में ही सक्रिय हैं हम्म। और जिनमें हिंदी 5 राइटर्स गिल्ड भी है। जी, हो सकता है और भी हो गई हों, मेरी पिछली जानकारी में 5 ही थी। जी, जी। वो तो बढ़ती रहे, जितना हिंदी का हाँ, बढ़े, बोलबाला हो उतना बढ़िया है, हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। मातृभाषा है। जी, जी, जी। जी। आप भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में आज यहाँ व्यस्त हैं, कार्यरत हैं, डिफरेंट रोल्स में आप काम करती आई हैं। तो इन सब में सबसे ज्यादा आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, क्या पसंद करती हैं और क्यों? मेरी माँ कहती थी तुम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो। हाँ हाँ।
हर चीज में अपना पैर घुसाने की, मतलब कि हाँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये, इसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ छोटेपन से रहता था कि हाँ, गाना भी सीख ले थोड़ा, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले। तो यहाँ बहुत तो सारी चीज़ें काम ये एक्टिविटीज़ में रही। जी। यहाँ तो काम ही उन लोगों का चलता है जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, सब कुछ अपने ही बिल हाथों करना है। हाँ, घर में भी। बिल्कुल। तो आप जानती हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, लेकिन यहाँ आके मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज़ में किया, तो उसके लिए भी पढ़ाई करने के लिए गई। तो एक विद्यार्थी का रूप मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत उसमें बहुत रुचि आती है कि मैं कुछ नया सीखूँ, कुछ नया कर सकूँ। एक माँ का रूप बहुत अच्छा लगता है, जो कि हम सारी स्त्रियाँ, हमारे जीवन में परिवार पहले आता है। बिल्कुल। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हाँ, नाटक में अभिनय करना, कविता लिखना, सभी कुछ अब बड़ा समस्या हो जाती है कि आप मेरे जैसे लोग जो होते हैं, और आप, मैं समझती हूँ कि आप में भी शायद वो चीज़ कम हो। मैं थोड़ी बिखरी-बिखरी सी, जो मैंने कहा था ना, बिखरने को बहुत कुछ, अच्छा। तो वो हाँ, जो आपने बहुत सारे, शुरू में जिक्र किया। हाँ हाँ। जी, जी। तो जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, आप 5 चीज़ें एक साथ शुरू करते हैं, तो आप हम्म, अगर सब में रुचि नहीं दिखाएँगे, तो काम खत्म नहीं होते। तो वो तो है, बहुत परसिस्टेंस लगती है। हम्म, जी, जी, जी। तो वो सभी काम में पूरा, ये भी काम समाज संस्था के काम भी होते हैं, और लिखने-पढ़ने के। और सबसे अच्छी बात ये रही कि कोरोना के समय में हम्म, कनाडा के बाहर के बहुत सारे जो देश हैं और जो मंच हैं, उनसे जुड़ने का अवसर मिला। जो मैं आपसे कह रही थी कि साहित्य अकादमी प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संकलन 3 भागों का तैयार कर रही है, और उसमें प्रवासी कथेतर साहित्य संकलन के संपादन का काम मुझे मिला। अ, तो वो काम भी अच्छा था, क्योंकि हम्म, इसमें दुनिया भर के लेखकों की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला। तो लिखना-पढ़ना, मेरे मुझे लगता है कि ये सारे ना, जैसे शरीर के साथ जो ये अवयव, अंग जो हैं बाकी के, हाथ-पैर, नाक-मुँह, तो जुड़े ही हुए हैं। तो अगर रुचि सृजन में है, रचनात्मकता में है, तो उससे जुड़े हुए हर काम में ही फिर रुचि हो जाती हाँ, है। तो जितने काम जितने प्रकार के काम आप करेंगे तो उतने अनुभव बढ़ते जाते हैं, और एक जी, पूर्णता, जैसे वो पूरे होते हैं काम, तो उससे एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है और बिल्कुल, नई बिल्कुल। चीज सीख लेते हैं। तो उसी तरह का शायद आपका भी मानना है, और जी। स्टूडेंट बना रहना चाहती हैं आप हमेशा। वो तो ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज आर, दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन। हम सभी बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी हैं। हाँ। इतना कुछ है सीखने को। देखिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े युवा लोग हों, चाहे नए आने वाले, कितना कुछ है सीखने को। हर एक से हम कुछ-कुछ सीखते चलें, तो वही वही सही है। कॉम्प्लासेंसी बस नहीं आनी चाहिए कि अब बस सब हो चुका है या सीख लिया, वो एक गलत बात है। तो ऐसा ऐसे ही आपकी जर्नी चलती रहे, आप सीखती रहे नई चीजें। अब आप हमें कुछ अपने फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। सबसे पहला जो मेरा अपना जो प्रोजेक्ट है, वो है एक कविता संग्रह, लगभग समापन पर है वो। और फिर उसके बाद भीष्म, इन 2 किताबों के बाद फिर मैं तीसरी चीज़ सोचूँगी, जो कि है दिमाग में, क्योंकि आलोचना के और समीक्षा के क्षेत्र में भी मैं रही हूँ। और जो मेरा पीएचडी का विषय था, शोध का विषय, वो था स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में युद्ध की भूमिका। आप जानते हैं कि पूरा विश्व फिर किस तरीके से युद्ध के कगार पर है। तो कहीं न कहीं मन में आता है कि उसका आधा लेकर के उसको भी एक पुस्तक रूप में मैं लेकर आ सकूँ, हम्म, और उसमें नई जो स्थितियाँ हैं, उनके बारे में बातचीत कर सकूँ। तो 2-3 किताबें तो दिमाग में हैं इस प्रकार से, और अभी वो अकादमी का काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी वो भी कुछ समय लेगा। और जो हमारे गिल्ड के कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो यही है, जो अभी विश्व हिंदी दिवस आएगा जनवरी 10 को, अच्छा। उसके लिए हम लोग बच्चों की कविता प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। कुछ पिछले साल 73 बच्चों ने उसमें भाग लिया।
तो बस इस बार भी वो कार्यक्रम चल रहा है। आज आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की। 27 तारीख तक लोग सब अपना वीडियो भेज देंगे, तो कॉन्सुलेट के साथ बातचीत हो रही है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा हमारा, जो जनवरी में आएगा। अच्छा। और फिर फरवरी में जो नए लोग यहाँ आते हैं, हम्म, उनको कैसे वो समाज में, यहाँ के समाज में इंटीग्रेट हो सकें, उनकी क्या समस्याएँ आती हैं, वो किन रुचियों को लेकर आते हैं, उसके बारे में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। मार्च में हम लोगों का लोकगीत और लोक साहित्य पर चर्चा रहेगी। तो अच्छा। हम लोगों के अगले 2 कार्यक्रम तो अभी तैयार हैं। हम्म, सितंबर में हम एक बड़ा नाटक करना चाहेंगे हिंदी दिवस के समय पर। अच्छा। कोरोना के कारण थोड़े लंबे नाटक नहीं हो पाए, तो उसकी भी चेष्टा है। तो 2023 भी बहुत व्यस्त गया, हम्म। 24 में भी व्यस्तता दिखाई देती है। जी, जी, वो तो बढ़िया है। जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश जैसा देने की तो क्या कहूँ, मेरे वो नहीं है, लेकिन एक मित्रवत एक यही सलाह है जो अपने बच्चों को भी कहती हूँ हम्म, और अपने मित्रों से भी हम लोग कहते हैं, जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। देखिए, यात्राएँ तो बिना चुनौतियों के होती नहीं। और मैं विभिन्न देशों में रही और विभिन्न कामों से जुड़ी रही, हिंदी से ह्यूमन रिसोर्सेज़ से, फिर हिंदी राइटर्स गिल्ड के। तो इन सब कामों में अनेक चुनौतियाँ आती हैं और कई बार ऐसी स्थितियाँ, ऐसे व्यक्ति जीवन में मिलते हैं जो लगता है कि हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा हैं। हम्म, तो बस यही है कि ऐसे में अपने भीतर झाँकिए और देखिए कि आपको क्या हॉन्ट कर रहा है। आपका जो सपना है, क्या आपको वो जगाए रख रहा है, तो उसको लेकर के, उसको केंद्र में रख के आगे बढ़िए। चाहे शरीर हो, शरीर की समस्याएँ हों, मन की समस्याएँ हों, हम्म, स्थितियों की समस्याएँ हों, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुलझ जाती हैं। इसलिए लगे रहना अपने काम में, अपने काम पर अपनी नज़र रखना। बस उतना ही भर है। हम देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया की खोज खबर रखते हैं। अच्छी बात है, वो सब जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन नज़र अपने पर ही रहनी चाहिए, अपने काम पर रहनी चाहिए, तभी हम कुछ कर बहुत सकते बढ़िया संदेश आपने दिया। बहुत बढ़िया टिप्स की अपने मन की आवाज सुने कि आपके हैं। क्या अंदर से क्या आवाज आ रही है कि आपको क्या करना है, और उसको ही आप फॉलो करें। ये बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया हमारे दर्शकों को। तो शैलजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत वक्त दिया अपना और बहुत अच्छी बातें बताई सभी प्रकार की। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस श्रृंखला को और इसी तरह हम बढ़ाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में। अगली बार जल्द ही किसी और विशिष्ट अतिथि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदाई। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष में आप सबके सब सपने पूरे हों, आपके होठों पर बहुत मुस्कुराहटें आए। आप सभी के लिए नव वर्ष बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ फिलहाल के लिए। नमस्ते। नमस्ते शैलजा जी। थैंक आपको यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको, नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हार्दिक धन्यवाद।